दोनों की ससुराल को रिप्रेजेंट आपका 8th हाउस करता है। ठीक है, फिर आता है 9th हाउस। 9th हाउस पिता के को रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो मेन यहाँ से दो चीजें अच्छे से देखते हैं, एक तो फादर को देखते हैं और एक आपने भाग्य को देखते हैं। फिर 10th हाउस आता है। 10th हाउस कर्म का घर होता है। आप जो भी जॉब करेंगे, प्रोफेशन, जो भी सारी चीजें होंगी वो आपकी सारी 10th हाउस से देखी जाती हैं। ठीक है, एक नौकरी करना और एक जॉब का नेचर, सारी चीज़ें ये सब देखा हो जाता है कि नौकरी करेंगे नहीं करेंगे, फिर जॉब कैसी होगी वो 10th हाउस से देखेंगे। और स्टेटस वगैरह भी आप अपना 10th हाउस से देखते हो। 4th हाउस में था ना सारी चीज़ें, वाहन वगैरह सुख थे, यहाँ आपके स्टेटस का सुख कैसा मिलेगा वो भी आपके 10th हाउस आपको प्रेडिक्ट कर सकता है। फिर 11th हाउस होता है, लाभ का घर होता है कि भाई कोई भी काम करोगे, नौकरी करोगे या कुछ भी करते हैं तो उससे मुनाफा आता है, वसूल जो होता है। तो लाभ जो होता है, लाभ भाव 11 घर से देखा जाता है, 11वें घर से। यहाँ से आपके बड़े भाई बहन भी 11 नंबर से ही देखा जाता है, मतलब 11वें घर से देखा जाता है। 11 नंबर मतलब जो कुंडली का 11 नंबर लिखा है, 11वां घर। साथ में आपकी जो फ्रेंड सर्कल होती है उसको भी आप 11th नंबर से देखते हो। अब जैसे मान लो किसी का 11th का लॉर्ड आकर 4th में बैठ गया, यहाँ से ऐसे समझो, तो उस केस में क्या होगा कि उसके घर में उसके दोस्तों की चलेगी। तो यहाँ से हम कुंडली देख करके समझ जाते हैं कि सामने वाले बंदे का क्या नेचर है। ठीक है, और फिर 12वां जो घर होता है वो हमारी नींद का होता है कि हमारी नींद कैसी होगी, हमारा ध्यान वगैरह क्या यहाँ से देखा जाता है। आप यहाँ से ये भी देखते हो कि जैसे योगा, मेडिटेशन, चैरिटी, ये सब सारा वर्क। और कई बार अगर मैं डिसीज़ वाइज बात करूँ तो हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है आपका, वो वाला घर मतलब लंबी बीमारी जिसको कहते हैं, जिसमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है, वो आपके 12वें घर से देखी जाती है। तो ये एक तरह से क्या हुआ कि पूरा एक मोटा मोटा हुआ कि किस घर से आप क्या देखते हो। ठीक है, तो जो घर की जैसी सिचुएशन होगी, क्योंकि मतलब एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ होता है कि कौन सा घर है, कैसा है वो, उसके हिसाब से भी उसकी चीज़ें बदलती हैं, है ना। मतलब ग्रह अच्छा होगा तो आपको सारी चीज़ें उस घर की अच्छी मिलेंगी, घर अच्छा नहीं होगा तो अच्छी नहीं मिलेंगी। और साथ में एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ और करते हैं कि हमेशा हर ग्रह के दशा से देखते हैं। 12 है, ऐसा नहीं कि हर वक्त हर घर की दशा चलेगी, कभी किसी घर की दशा चलेगी, कभी किसी घर की दशा चलेगी। ठीक है, तो ये आपने 12 घर जाना। अब इसमें जो सेंटर में 4 घर लिखे हैं, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। तो 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और जो 10 नंबर है आपका, उसको केंद्र के घर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच के चारों घर हैं, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, ये केंद्र के घर हैं। और 1 नंबर जो सबसे ऊपर वाला और 5 नंबर इधर और 9 नंबर इधर, तो इनको बोलते हैं त्रिकोण के घर। तो किसी का केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध होता है तो बहुत अच्छा है वो बोला जाता है, क्योंकि एक को इनको विष्णु जी का घर बोला जाता है और एक को लक्ष्मी जी का घर बोला जाता है। तो विष्णु लक्ष्मी योग भी बनाते हैं अगर केंद्र और त्रिकोण के घर आपस में ऐड हो। वो प्लैनेट्स वगैरह की पोजीशन से हम आपको बताएंगे, प्लैनेट अगर दोनों एक साथ प्लेस्ड हो जाए। ये तो सिंपल सा एक बताया कि काल पुरुष की कुंडली है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली से मतलब वो समझ लो कि बेसिक स्टैंडर्ड है, तो घर सारे उसी से डिफाइन होते हैं। उसी से आपका ये डिफाइन होता है कि किस घर के क्या ट्रेट होंगे, मतलब किस घर, कौन सा घर किस भाव को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में उसके लिए भाव वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव। ठीक है, तो प्रथम भाव को लग्न भी कहते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर जो उसका स्वामी होता है उसको लग्नेश बोलते हैं। द्वितीय भाव जो होता है धन का कारण होता है या धन का कारक होता है या धन का पता चलता है, तो इसलिए सेकंड हाउस को धनेश भी बोलते हैं। जो उसका गृह स्वामी होगा, सेकंड का लॉर्ड होगा, उसको धनेश बोलेंगे। ऐसे तृतीय को साहस या पराक्रमेश बोलते हैं, जो संस्कृत जिनकी अच्छी होती है तो वर्ड। या और चतुर्थ होता है सुख का घर होता है, क्योंकि भूमि, भवन, वाहन सब सारा सुख होता है, तो इसको सुख का घर बोलते हैं। और ये पंचम जो है शिक्षा, संतान, प्यार, इसके लिए पर्टिकुलर कोई वर्ड तो नहीं, पंचमेश वर्ड यूज़ कर देते हैं। जैसे फोर्थ के लिए आप सुखेश वर्ड यूज़ करते हैं। और षष्ठ के लिए रोग रिपु का घर है, तो पूरा इसको षष्ठेश बोलेंगे। ऐसे वहाँ का सेवंथ के लॉर्ड को सप्तमेश बोलेंगे, अष्टमेश, नवमेश, दसमेश, एकादशेश और द्वादशेश। इस तरीके से वो अपना सिंपल सा जैसे प्रथम प्लस ईश प्रथमेश हुआ है ना, गुण संधि की तरह, जो हमने अभी संस्कृत की क्लास में पढ़ा था। तो ये आपका बेसिक 12 घर हो गए और 4 घर हो गए केंद्र के और 3 घर हो गए त्रिकोण के। तो ये एक सिंपल सी चीज़ थी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, आगे बढ़े। एक बार प्रथम घर जो है उसका वो बता दीजिए क्या। प्रथम घर जो होता है सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी सेकंड हाउस, सेकंड वाला शेयर करिए, उसमें भी दिखेगा ये चीज।
सेकंड स्लाइड करिए। यस अब सेकंड स्लाइड जब आपने ओपन किया तो इसमें देखिए फर्स्ट हाउस में लिखा है सेल्फ, मतलब हम खुद को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा फर्स्ट हाउस होता है। सेकंड हाउस में देखिए साफ साफ लिखा है फैमिली लिखा है, फाइनेंस लिखा है, स्पीच लिखा है, और हमारी परवरिश भी सेकंड हाउस से रिप्रेजेंट होती है। उसी तरह थर्ड की बात किया तो हमने कहा एफर्ट की बात है, साहस की बात है, ठीक है, आपका साहस होता है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी थर्ड हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस जो सुख का भाव था, यहाँ से माता, भूमि, वाहन, मदर है, लैंड है, व्हीकल है, इन सब सारी चीज़ों का सुख आप फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस शिक्षा, संतान, प्यार का घर है, तो एजुकेशन आपकी कैसी होगी, चाइल्ड कैसा होगा, लव वगैरह जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर रोग ऋण रिपु आपके सिक्स्थ हाउस से देखते हो। सेवन्थ हाउस से हम देखते हैं अपोजिट पार्टनर को देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं, किसी भी अपोजिट इंसान को हम अपने पैरेलल जो होते हैं वो सेवन्थ हाउस से देखते हैं, इसलिए अपने लाइफ पार्टनर को भी हम यहाँ से देखते हैं। हम बिजनेस करने किसी के साथ बैठे हैं तो उसको भी हम सेवन्थ हाउस से देखेंगे। एट्थ हाउस जो होता है हिडन सीक्रेट्स वगैरह का घर है, योग का घर है, और हिडन मनी जो होती है, अचानक कोई पैसा मिलता है जिसका हमें पता होता नहीं होता ज़्यादा अच्छी तरीके से, वो भी यहीं से आता है। तंत्र वगैरह के शास्त्र वगैरह में जिसको इंटरेस्ट होता है वो भी यहीं से आता है। और एट्थ हाउस से आपकी एस्ट्रोलॉजी आती है। तो एक्चुअली मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको सिक्स हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस को ठीक ठाक रखना है, क्योंकि रोग रणिपु का सिक्स्थ घर है, और ये एट्थ हाउस जो होता है ना यहाँ पर बीमारियाँ भी बड़ी खतरनाक सी होती हैं। तो सिक्स्थ हाउस का पॉजिटिव वर्क होता है डेली रूटीन को मेंटेन करना। तो अगर आप अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करते हो तो आप हेल्दी रहोगे। आप प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज करोगे तो वो रहेगा। और ट्वेल्थ हाउस मतलब आपकी नींद अगर अच्छी होगी, तो जैसे हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं कि आपके 3 ऊपर स्तंभ होते हैं स्वस्थता के, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो आहार सही रखिए, अपनी निद्रा सही रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए तो स्वस्थ रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस से डिसाइड होता है। 11th हाउस जो है डिज़ायर का घर है, इसलिए उसको लाभ हिंदी में बोलते हैं, तो लाभियस होता है। 9th को मैंने स्किप कर दिया। 9th जो होता है पिता का घर होता है और भाग्य का घर होता है। और 10th जो होता है इसमें गवर्नमेंट डिसाइड होता है, फादर का स्टेटस के हिसाब से डिसाइड होता है, और आपका प्रोफेशन मेनली डिसाइड होता है, ठीक है। 11th तो लाभ का घर है ही। और 12th जो होता है आपकी नींद का डिफाइन होता है, दान वहाँ से डिफाइन होता है, चैरिटी डिफाइन होती है, वहाँ से आपका हॉस्पिटलाइजेशन डिफाइन होता है। तो फर्स्ट को लेकर है, तो फर्स्ट इटसेल्फ आप हैं खुद। तो आप कैसे पता चलेंगे, आप अपने उस ग्रह का वहाँ पर कौन सा लग्न बैठा है, आपके जो लग्नेश हैं, मतलब आपका वहाँ का लग्ना लॉर्ड जो है वो किस हालत में है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ों से तब आपको पता चलता है। और फिर सारे ग्रहों की मतलब हैं कुछ चीज़ें, मतलब उनके फीचर्स हैं जिसको कहते हैं, है ना। ठीक, थर्ड स्लाइस करिए। हाँ बोलिए, इसमें कोई डाउट किसी को? ये जो हाँ जी प्लीज। त्रिकोण में बताया, ये पहला घर त्रिकोण में भी है और उसमें भी है, हाँ केंद्र में भी है। हाँ, फर्स्ट हाउस को केंद्र और त्रिकोण दोनों में काउंट करते हैं। वो बेसिक रूल्स हैं, कुछ चीजें जैसे कि CAT कैट आप पढ़ते हो हिंदी सॉरी इंग्लिश में, तो ऐसे ये इसके बेसिक रूल्स हैं। हर चीज, हर साइंस के बेसिक रूल्स होते हैं ना। चलिए थर्ड पेज को प्लीज करिए। चलिए, अब जैसे हमने वहाँ पर बात करी थी, आपको बताया था 12 घर बताए थे, तो उन घरों के हिसाब से सोचेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं ये से आपसे बता रही हूँ कि वो घर जो होते हैं पर्टिकुलरली जब वहाँ पर लग्न के हिसाब से चल रहा, मतलब कालपुरुष की कुंडली वाला लग्न 1 नंबर के लग्न से चल रहा है, तो वैसे नॉर्मली जो 12 राशियाँ होती हैं उन 12 राशियों के अगर नाम की बात करो तो जो पहली राशि होती है और 8वीं राशि होती है, पहली राशि देखिए लग्न में आई थी, अगर कालपुरुष की कुंडली की बात करें, हमारी आपकी कुंडली का हो सकता है अलग अलग लग्न हो तो अलग अलग चीज़ें बनेंगी, लेकिन राशि स्वामी फर्क नहीं पड़ेंगे कि 1 नंबर का जो है 1 नंबर के स्वामी हमेशा मंगल या मार्स हैं, ठीक है, उसको एरीज या मेष राशि बोलते हैं। और 8 नंबर जो होता है, 8 नंबर आपके हिडन सीक्रेट्स वाला जो है उसके भी मंगल जी मालिक हैं, तो उसको बोलते हैं वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि, ठीक है। फिर सेकंड नंबर मैंने इसमें एक्चुअल में नंबर वाइज दिया है, अलग अलग लोग अपने हिसाब से प्लैनेट्स का अलग करते हैं, मैंने नंबरिंग के हिसाब से दिया कि फर्स्ट हाउस का कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो फर्स्ट जो राशि होती है वो एरीज होती है और 8th राशि स्कॉर्पियो होती है। उसी तरह फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर आएगा, तो मैंने नंबरिंग सिस्टम से यहाँ पर एक्चुअली किया हुआ सेकंड नंबर और 7th नंबर। तो सेकंड नंबर याद है फाइनेंस में आता है, कालपुरुष की कुंडली वाला जहाँ पर परिवार था आपका, फाइनेंस था आपका, आपकी बाड़ी थी, आपकी परवरिश थी, आपका फूडिंग था, खाना भी था,
था वहाँ से, और 7th नंबर आपका जो अपोजिट पार्टनर था, बिजनेस था, तो उसका जो लॉर्ड है 2nd और 7th का लॉर्ड है शुक्र है। अब हमारी कुंडली में मान लो वहाँ नंबर चेंज होगा तो हमारे लॉर्ड चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि वहीं शुक्र प्लेस्ड होगा। लेकिन ये सिंपल सिंपल सा कि 2 नंबर अगर कहीं लिखा है तो 2 नंबर अगर लिखा हुआ है तो पक्का सी बात है कि उस घर के स्वामी शुक्र होंगे। अब वो शुक्र जी वहीं बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे ये अलग सी बात होती है। एक प्रॉपर मतलब स्केल बन गई है, उस स्केल में कौन कहाँ जाता है उस हिसाब से वो चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के सारे भावों को इन 12 भावों में और इन सारे 9 ग्रहों में, 9 ग्रह क्या 7 ही ग्रह हैं, राहु और केतु तो छाया ग्रह हैं, तो इन 7 ग्रहों में ही सारी चीज़ें आप देखिएगा। ठीक है मैम, एक सवाल पूछना था। हाँ मैम बोलिए। हाँ, ये तो जैसे जन्म से जो ग्रह स्थिर बन जाते तो वो सिचुएशन के हिसाब से लाइफ टाइम में चेंज होते रहते क्या? अब वो मैं बताती हूँ, देखिए वो तो आगे का सवाल है लेकिन बता देती हूँ। अच्छा। जो आप जब पैदा होते हैं तो ग्रहों की एक स्थिति होती है जिसको आपकी लग्न कुंडली बोलते हैं, ठीक। हाँ, और होता क्या है, ये लग्न कुंडली को आप ये समझो कि अपनी लाइफ टाइम ट्रेवल करते हो। कुछ चीज़ें किसी भी इंसान की पर्टिकुलरली नहीं बदलती। दशा वगैरह का मतलब क्या होता है कि जब जो इस प्लेनेट की दशा चलती है उसके हिसाब से आपकी चीज़ों में थोड़ा बहुत बदलाव होता है। हालाँकि 8th हाउस की अगर दशा किसी की चलती है तो उसके अंदर 360 डिग्री का भी टर्न आता है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं, क्योंकि लाइफ का बहुत बड़ा चेंज होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज मैंने ऐसा अपनी रियल लाइफ में सिर्फ एक इंसान को देखा, ही वाज़ एन हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन एंड मुझे उनकी कुंडली दिखी। हालाँकि मुझे क्या है कि वो हम लोग के टाइम के हैं, तो आपको पता है कि आज से जो 40 साल पहले लोग पैदा हुए हैं उनकी टाइमिंग बहुत सही नहीं होती है, सिर्फ उनका डेट पता होता है, क्योंकि उस टाइम में उतना घरों में घड़ियाँ-वड़ियाँ चीज़ें नहीं होती थी कि जिससे लेडीज़ और ना इतनी पढ़ी लिखी होती थी पुरानी माएँ वगैरह, या उतनी कॉन्शियस नहीं होती थी। तो लेकिन मैंने एक इंसान सिंगल देखा था कि वो पता चला कि हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे और सिंपल ऐसे ही जैसे हर कोई ज़िंदगी जीता है आज की डेट में वैसे ही जीते थे। बट अचानक उनकी दशा चेंज हुई, उसके बाद वो 8 माला सुबह जाप करते हैं भगवान का, 8 माला शाम को जाप करते हैं। उन्होंने चाय पीना भी छोड़ दिया, नॉन-वेज तो छोड़ दो, उनके घर में लहसुन प्याज भी नहीं आता 3-4 साल से। और इतना ज़्यादा परमात्मा की भक्ति कि जैसे घर में अपने सारे भाई-बहनों के साथ भी वो मिक्सअप मैचअप नहीं होते, क्योंकि और सारे लोग तो नॉन वेजिटेरियन हैं, वो अपना अलग खाते हैं, अलग सारी चीज़ें होते हैं, एकादशी का व्रत रहते हैं। तो मैंने ये सुना हुआ था कि इसीलिए मैंने उनकी कुंडली देखी, तो मुझे कुंडली से तो नहीं समझ में आया, क्योंकि कुंडली गलत भी हो सकती है कई बार प्लैनेटरी। लेकिन अगर किसी के 8th हाउस की दशा चलती है तो उस वक्त ये चीज़ें होती हैं। या जैसे आप लोगों में किसी को कुंडली यहाँ थोड़ी बहुत भी आती होगी, अपनी देखा होगा, तो जैसे किसी इंसान की केतु की महादशा चलती है, अभी प्लैनेट्स की बात करेंगे, तो केतु की महादशा में उसका एक अलग तरह का सोच होता है, हर चीज़ से बैराग विरक्ति होती है, बड़ा रोने गाने का मन करता है, दुनिया में किसी से अटैच रहने का मन नहीं करता। अगर केतु की दशा के बाद तुरंत एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, शुक्र की दशा आती है, फिर आप हर किसी से अटैच होना शुरू होते हैं। तो उससे भी आप समझ सकते हैं। या जो लोग यहाँ पर बुजुर्ग होंगे वो अपनी हर जिंदगी के कुछ कुछ टाइम को देखें कि उस टाइम उनका कैसा थॉट प्रोसेस था, बाद में कैसा थॉट प्रोसेस हुआ। कभी ऐसा होता है कि हम मनी को बहुत वैल्यू दे रहे होते हैं अपने लाइफ के कुछ फेज पर, और कुछ फेज पर हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कभी हमें लगता है कि नहीं, हम इस वक्त तो बड़े मोही टाइप के थे, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई आप बहुत तटस्थ हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने आप को एनालाइज करते हो तो सही पता चलती हैं। थैंक यू। ठीक है, चलिए तो बात कर रहे थे। यस सर, प्लीज 3rd को शेयर करें। हाँ जी, तो प्रथम जो था, पहली राशि जो है आपकी एरीज मंगल की है, दूसरी जो 8th राशि है वो भी आपकी मंगल की है। तो फर्स्ट इज एरीज या मेष राशि, और 8th इज स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि होती है। 8th एक्चुअल में होती है थोड़ी सी सीक्रेट टाइप की, स्कॉर्पियन बाइटी सिर्फ बोलते ही भी है। जैसे हमारे यहाँ आम वात के केस में बोलते हैं ना, बिच्छू और डंस। तो शुक्र जो है वो 2nd और 7th का है। तो 2nd को जो राशि है उसको बोलते हैं टॉरस या वृष राशि, कुछ लोग वृष भी बोलते हैं जो पुराने लोग हैं, और 7 जो है उसको लिब्रा या तुला बोलते हैं। ठीक है, फिर 3rd और 6th नंबर की अगर मैं बात करूं तो 3rd राशि का स्वामी भी बुध है और 6th राशि का भी स्वामी बुध है। तो 3rd को बोलते हैं मिथुन या जेमिनी, और 6th को बोलते हैं वर्गो या कन्या। 7th की बात कर लिया था, 8th की बात कर लिया था। यहाँ पर 3 के बाद में 4 आता है, तो 4 नंबर के जो राशि है कर्क राशि या कैंसरियन उसको बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। उसका जो स्वामी है चंद्रमा है। उसी चंद्रमा के साथ में एक ही राशि मिली है 4 नंबर, और सूर्य के साथ भी एक ही राशि मिली है, दैट इज 5th या लियो या सिंह राशि। तो सिंह राशि के जो हमारे स्वामी जी हैं वो हमारे सूर्य जी हैं। सूर्य भगवान 5th के हैं और 4th के चंद्रमा जी हैं।
फिर 9वीं और 12वीं की बात करेंगे तो 9वां और 12वां जो है, 9वां जो है धनु या सजिटेरियस है, तो इसमें से किसी को अपने लग्न पता होगा तो मालूम होगा। और 12वीं जो है पाइसेस या मीन राशि है। तो इन दोनों के जो स्वामी है, जहाँ पर भी अगर आपकी कुंडली में 9 नंबर लिखा है या 12 नंबर लिखा है, तो पक्का सी बात समझ लीजिए कि उसके स्वामी बृहस्पति हैं। अब वो बृहस्पति जी आपके कहाँ बैठे हैं या वहीं बैठे हैं, वो आपकी कुंडली देखकर पता चलता है। फिर उसकी तरह आगे सर शेयर करिए 4 नंबर। हाँ जी सर, आशीष सर। हाँ, हो गई है दीदी। अच्छा, सॉरी, मुझे देखने में वो टाइम लग रहा था। नहीं, नेक्स्ट। यस। फिर हमारा 10 और 11 नंबर छूट। हाँ जी सर, प्लीज। तो शनि जो है वो आपका 10th और 11th का है। तो 10वीं जो राशि है उसको बोलते हैं मकर राशि या कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, और 11वां जो होता है कुंभ या एक्वेरियस बोलते हैं। ठीक है, तो हर राशि के अपने कुछ पर्टिकुलर फीचर हैं, कुछ पर्टिकुलर भाव हैं, वो आप समझ सकते हो। जैसे कुंभ राशि बोलते हैं, कुंभ मतलब घड़ा होता है, तो घड़ा वाले राशि है, तो अधिकतर कुंभ राशि वाले देखेंगे उनके अंदर अधिकतर बहुत ज़्यादा ज्ञान का घड़ा बड़ा पड़ा होता है, और अधिकतर कुंभ राशि वाले अपने ज्ञान को बांटते भी हैं। बहुत कम मैंने देखे जो कुंभ राशि वाले हों अपने ज्ञान को नहीं बांटते हैं। हाँ, कुछ लोग को लगता है कि मैंने, जैसे मुझे एक इंसान पता है, उनको था कि मैंने बड़ी मेहनत से गेन किया है, सारे नॉलेज पाया है, मैं क्यों लोगों को बांट दूं। अदरवाइज मेजॉरिटी लोग को जिनको मैं जानती हूँ अपना ज्ञान बताते हैं। तो कुंभ राशि के साथ ये चीज़ें होती हैं, और अलग अलग राशियों की अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। और इसमें आगे देखो, अभी मैंने नहीं बनाया था चार्ट, अदरवाइज 1-2 चीज़ें मैं एलिमेंट वगैरह भी बताती। आप 1-2 चीज़ें और आपको मैं बताती हूँ, इसमें पूरा नहीं शेयर हो रहा, थोड़ा-सा नंबरिंग भी शेयर हो। जैसे मान लो 1 नंबर आपकी मेष राशि थी, तो मेष राशि में सूर्य जो होता है उच्च का होता है, और शनि जी हमारे नीच के होते हैं। उसी तरीके से जो 7 नंबर की राशि याद है, तुला थी, लिब्रा, उसमें 7 नंबर में शनि जी उच्च के होते हैं और सूर्य जी नीच के होते हैं। उसी तरीके से 6 नंबर की जो राशि हमारी क्या थी, कन्या थी, तो कन्या में हमारे बुध जी उच्च के होते हैं, और शुक्र जो होता है वो नीच का होता है। उसी तरीके से 12 नंबर की अगर मैं बात करूं पाइसेस या मीन राशि, तो मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्यार जो होता है परमात्मा का प्यार होता है, तो शुक्र वहां जाकर उच्च होता है। और वहां पर बुध जो है 12 नंबर में मीन राशि में बुध जी नीच के होते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं गुरु की, तो देवगुरु बृहस्पति जो 4 नंबर चंद्रमा की राशि है उसमें उच्च के होते हैं, और 10 नंबर जो आपकी शनि की राशि थी वहां पर जाकर मकर में वो नीच के हो जाते हैं। उसी तरीके से मैं चंद्रमा की बात करूं, तो चंद्रमा जो है आपका नीच होता है 8 नंबर में, और उच्च का होता है 2 नंबर में। तो चंद्रमा जो होता है 2 नंबर में उच्च का होता है, और 8 नंबर में नीच का होता है। और मंगल जी हमारे 4 नंबर में नीच के होते हैं, और 10 नंबर में उच्च के होते हैं। तो चंद्रमा और मंगल की बात करें तो चंद्रमा जो है 8 नंबर यानी मंगल की राशि में जाकर नीच होता है, और मंगल जी चंद्रमा की राशि में जाकर के नीच के होते हैं 4 नंबर में। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ये दूसरे के लिए मतलब बहुत गलत नहीं दिखाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। वो उसकी राशि में जाकर नीचे हो रहा है, वो उसकी राशि में नीचे हो रहा है, तो बहुत खराब रिजल्ट इसके नहीं आते। हालांकि फ़र्क ये पड़ता है हमारे जो ज्योतिष शास्त्र के नियम है, जैसे मान लो किसी का गुरु उच्च का है, तो या बोलते हैं कि कलयुग में जो होते हैं सारे नियम कानून को थोड़े से मतलब नीच के ग्रह ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उच्च का मतलब होता है कि आपके जो क्राइटेरिया हैं, जो आपको फॉलो करने हैं रूल्स रेगुलेशन, वो बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं, तभी उच्च के रिजल्ट आएंगे। कुंडली में अगर कोई ग्रह उच्च का शो हो रहा है और आपकी आदतें उस तरीके से नहीं हैं, या आप गलत आदतें करते हैं, तो भी खराब हो जाता है। जैसे मैं शुरू से कहती हूँ, जो लोग बहुत लेट सोकर उठते हैं, जो लोग घूसखोरी करते हैं, या जो लोग अपने फादर या फादर फिगर का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या जो लोग गवर्नमेंट का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन सारे लोग का सूर्य खराब हो जाता है। क्यों? इन सारी चीज़ों को आपका सूर्य रिप्रेजेंट करता है। सूर्य किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? तो सूर्य आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपकी इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने क्षमता, वो भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट की जितनी चीजें हैं वो सारी सूर्य से रिप्रेजेंट होती हैं, और आपका स्टेटस वगैरह भी सूर्य के हिसाब से चलता है। तो सूर्य अच्छा जिनका रहता है उनको स्टेटस मिलता है, उनको नेम एंड फेम मिलता है। हालांकि ये है कि भाई राजा जो होता है ना, कहते हैं कि राजा के पीछे नहीं खड़े होना चाहिए, या राजा के बहुत आगे नहीं रहना चाहिए, बहुत राजा के आस पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य जैसा होता है। तो राजा है तो डांटेगा भी, तो राजा है तो उसके अंदर थोड़ी सी ईगो होगा। इसीलिए लग्न में जिन लोग के सूर्य अच्छे से रहता है, प्लेस्ड रहता है, आप देखेंगे अगर सूर्य उच्च का है और लग्न में ही है खास करके, तो ऐसे लोग थोड़े से इगोइस्ट होते हैं, अपनी बात नहीं सुनते हैं, तो आप उनको राजा
महाराजा की तरह ट्रीट करके अपना काम चला सकते हैं अगर आप जानते हैं तो। जैसे एक एस्ट्रोलॉजर होता है वो समझ जाता है कि कौन कैसा है, तो बातचीत से भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो सूर्य इन सारी चीज़ों का कारक है। फिर चंद्रमा की अगर मैं बात करूँ तो चंद्रमा मनसो जाता है हमारे यहाँ बोलते हैं, और चछुर्योतम सूर्य हो जाए तो आपकी आँखें जो होती है ना वो भी सूर्य की वजह से होती है। तो चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है, चंद्रमा आपकी माँ का कारक भी होता है, चंद्रमा आपका लिक्विड कैश का कारक होता है, और चंद्रमा पानी का कारक होता है और दूध का कारक होता है। तो बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग समझ ही लेते हैं। तो दूध और पानी, इसीलिए दूध और पानी को अच्छी तरीके से यूज़ करें, मतलब मिसयूज़ नहीं करना होता है। आपको मदर एंड मदरली फिगर का रिस्पेक्ट करना होता है। वाकई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी माँ का रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे की मदर का नहीं रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको चाची ताई जितनी भी रिश्ते बनते हैं सारे रिश्तों का रिप्रेजेंट करना, मतलब रिस्पेक्ट करना, क्योंकि पता है ना ये मेरी चंद्रमा है, और जितना मन जिसका अच्छा रहता है वो इंसान उतना सुकून से ज़िंदगी जीता है। तो ये सारी चीज़ें होता है। बुध की तरह अगर मैं बात करूँ तो बुध आपके फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। आपकी वाणी कैसी होगी, बुध अच्छा है तो आपकी वाणी बड़ी अच्छी होगी, अदरवाइज वाणी खराब होगी, तो बुध उसको रिप्रेजेंट करता है। आपकी जो साली होती है, छोटी साली, वो भी बुध से रिप्रेजेंट होती है। और आपकी जो बुआ होती हैं, बहनें होती हैं, दीदी होती हैं, इस तरह के जो रिश्ते हैं वो भी बुध से रिप्रेजेंट करते हैं। और कुंवारी कन्याएं जो होती हैं वो सारी बुध से रिप्रेजेंट होती हैं। और जो आपका पढ़ने लिखने का सामान होता है वो भी सारा बुध से रिप्रेजेंट होता है। और वैसे देखेंगे बुध ग्रीनरी होता है, तो ग्रीन जो सारी चीज़ें प्लांट्स हैं वो भी आपके बुध से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगर मैं गुरु की बात करूँ तो गुरु जो होता है आपकी कुंडली में ओवरऑल ब्लेसिंग्स का कारक होता है। इन द केस ऑफ फीमेल वो पति का भी कारक होता है, पुत्र का भी कारक होता है, मतलब इन सारी चीज़ों को देने की क्षमता देवगुरु बृहस्पति के बारे में बोली जाती है। देवगुरु बृहस्पति को सबसे अच्छा ग्रह हमारे एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष शास्त्र में बोला जाता है। ठीक है। और देवगुरु बृहस्पति का और ये होता है आपकी जो सांस होती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, जो आपकी सांस लेने की क्षमता है जितनी अच्छी, मतलब अगर आपका बृहस्पति अच्छा होता है तो सांस लेने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। तो अगर बृहस्पति अच्छा नहीं है तो सांस लेने की तकलीफ वगैरह होती है। ठीक है। और आपका जो गुरु होता है वो भी गुरु ग्रह से रिप्रेजेंट होता है, इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करना होता है। गुरु की पीठ पीछे कभी बुराई नहीं करनी होती है। गुरु की कोई चीज़ मान लो नहीं समझ में भी आती तो शांत रहना होता है। मतलब कई बार होता है कि मान लो आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज़, तो बीच में नहीं वो करना होता है और नहीं कभी उनके खिलाफ कुछ करना होता है। इसीलिए हमारे यहाँ देखते हैं ना, गुरु का बोलते थे कि गुरु का अपमान किया तो इसलिए इसको ये बीमारी हुई। जो आयुर्वेद वाले जुड़े होंगे उनको पता होगा। फिर शुक्र की अगर मैं बात करूँ तो शुक्र को बोला जाता है कि वो राक्षसों के गुरु हैं। तो शुक्राचार्य जी जो हैं वो शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो शुक्र जो होता है पैसा को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, सारी आपकी लग्जरी को, ऐश्वर्य को, लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। और इन द केस ऑफ मेल जो होता है शुक्र आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मेल के लिए बोला जाता है कि अपनी वाइफ का रिस्पेक्ट करिए, उसके साथ मिसबिहेव नहीं करिए, अदरवाइज आपका शुक्र रूठ जाएगा, आपका फाइनेंस चला जाएगा, आपके यहाँ से आपका पैसा चला जाएगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी चली जाएगी। या अपने धर्मशास्त्र की बात करो तो यहाँ पर सीधे कहते थे ना, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ पर औरतों की इज्जत होती है, दिल से इज्जत करने की मैं बात कर रही हूँ। आप वाकई रिस्पेक्ट करिए हर रिश्ते की। इन द केस ऑफ फीमेल सबका, चाहे जो जिस रिश्ते पर पड़ रही है। जैसे छोटे बच्चियाँ हैं वो बुध को रिप्रेजेंट करती हैं, तो जो लोग छोटी बच्चियों को गलत निगाह से देखते हैं तो उनका बुध खराब हो जाता है। इसी तरह जो अपनी वाइफ के साथ या और लेडीज़ के साथ गलत तरीके से बिहेव करते हैं वहाँ पर उनका शुक्र खराब हो जाएगा, पैसा खराब होगा, हेल्थ भी खराब होगा। क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ना, नीर क्षीर विवेक टाइप की जो पावर आती है, इनडिस्क्रिमिनेटिव पावर जिसको बोलते हैं, वो सूक्ष्म विवेक मतलब विवेक करने की क्षमता। तो विवेक पता है कि बहुत मतलब बड़ी चीज़ है, बहुत हल्की सी चीज़ नहीं। विवेक करना बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस भी होते हैं जिन लोगों को पता चल जाते हैं, तो समझ लीजिए उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। तो शुक्र को अपने अच्छा रखना चाहते हैं तो मैं तो कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका अल्टीमेट हीलर होता है। जिसकी शुक्र धातु जितनी अच्छी होगी उसके अंदर उतनी रोग से लड़ने की क्षमता होती है। तो अपनी शुक्र को हमेशा अच्छा रखिए। वैसे भी जहाँ चिक चिक पिक चिक मस्ती है तो वहाँ तो इम्यूनिटी खराब हो ही जाती है ना। तो ये शुक्र की बात है। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल जो ग्रह होता है वो आपके भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है। मेनली मंगल जो कारक होता है भाइयों का कारक होता है, क्योंकि साहस का कारक होता है। और पुराने ज़माने में बोला जाता था पराक्रम के लिए जिसके पास जितने भाई हैं उसके उतने शोल्डर हैं, उतने फड़कते हैं, उतने लोगों के साथ देने के लिए। उनके अकेला नहीं है इंसान ना, अकेला होता है तो कोई इंसान परेशान रहता है। अब उसको पता है कि हमें मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही तो आएगा। और हमारे एस्ट्रोलॉजी में सूर्य जी को किंग बोलते हैं, तो मंगल जी को सेनापति बोलते हैं। तो लड़ने झगड़ने कहाँ, राजा थोड़ी डायरेक्ट जाता है, हर बात पर तो सेनापति जाता है ना। तो इसलिए अपने मंगल को अच्छा रखना है। तो कई बार आपके भाई बहन आपके लिए कुछ भले ना अच्छा करें, आप अपना करिए, क्योंकि
आप जब किसी के लिए करोगे, जो भी करोगे तो आप अपनी चीज़ को अच्छा कर रहे हो, आप किसी के लिए खराब नहीं कर रहे हो। जैसे जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं, तो वो ये ना समझे कि मैंने उसका अपमान किया है। एक्चुअल में उन्होंने अपने सूर्य ग्रह को खराब कर लिया। तो कभी क्या होगा, प्लैनेटरी कंपोजिशन आएगी, जैसे सूर्य की दशा आई, उन्होंने दूसरों के साथ बहुत बुरा किया। ईगो तो आई और भई दशा में वो प्लैनेट और अच्छे से रिज़ल्ट देता है। तो फिर उसके बाद चंद्रमा की दशा आती है, तो चंद्रमा की दशा आएगी तो फिर मेंटली वो बंदा टूटा रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की हैं। आप अपने द्वारा खुद की गई गलतियों से नहीं बच सकते हो, ये चीज़ जान लो, अंदर कॉन्फ्लिक्ट बसता ही मचता है ना? तो इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखें, तो इसी हिसाब से इनकी दशाएँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने आपको लोग को थोड़े कारक बता दिए, आप लोग को सारे घर बता दिए, उच्च और नीच के बता दिए। हालाँकि जब एस्ट्रोलॉजी वगैरह की क्लास लेते हैं हम लोग, तो इन सब सारी चीज़ों को एक-एक दिन में बताते हैं, क्योंकि जैसे 12 घर हुए, उन 12 घरों की 12 क्वालिटीज़ हुईं, मतलब 12 भाव हुए, या आपकी ज़िंदगी कह सकते हो कि 12 एस्पेक्ट हैं, उन 12 एस्पेक्ट में आपकी ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, ठीक है? अब ये 1 नंबर की कुंडली थी, मतलब अगर ये 2 नंबर की कुंडली होती तो सारा सीक्वेंस कैसे चेंज हो जाता? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 आ जाता सबसे ऊपर। तो वहाँ पर अब 12वें घर में आपके 1 नंबर राशि आ जाती। तो वहाँ का मालिक अभी भी 1 नंबर राशि आई तो वो मंगल ही रहेगा, है ना? तो जो नंबर आएगा वो नंबर उसी राशि के स्वामी को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए मैंने राशि स्वामी लिखा है। लग्न के हिसाब से अलग-अलग होता है। लग्न का मतलब जैसे सिंपल सा वर्ड ये समझिए कि जब आप पैदा हुए थे, तो सूर्य किस राशि में था, उसके हिसाब से आपका लग्न डिसाइड होता है। तो इसीलिए मंथ वाइज़ भी लग्न फ़र्क पड़ जाता है। और आप देखेंगे समय के हर 2 घंटे के ऊपर भी लग्न का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है? तो अगर जिन लोगों को थोड़ा बहुत आता है, उनको ये चीज़ें समझ में आएँगी। अब किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ लो। हाँ, नमस्ते, प्रणाम मैम। नमस्ते मैम, बताएँ मैम। हाँ, मैं तो इसमें ज़्यादा ये नहीं पता है, हुँ, लेकिन आज आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, और जो मुझे कुछ इसमें ज़ीरो थी एक्चुअली, हुँ। तो सुन के बहुत कुछ समझ भी आया और अच्छा लगा है। थैंक यू मैम। एक्चुअली इस सेशन को चलाने का यही था ना कि जैसे कई बार कुछ चीज़ें अपनी देखता है इंसान। बेसिक मैं क्यों एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करती हूँ, मैं उसके पीछे वजह बताती हूँ। देखो, हमारे जो हम लोग क्योंकि आप भी आयुर्वेद पर टंटे को आपको पता है कि बीमार होता है तो इंसान 3 चीज़ें होती है, छठा घर, 8वां घर, 12वां घर। तो छठा घर रोग ऋण रिपू का है, मतलब रोग बीमारी वहाँ से हो गई। 8वां घर जो होता है ना, पीड़ा का घर होता है। अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ और बोली है कि हर घर के अगर आप पॉजिटिव काम करते हो तो वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करती। तो 8वां घर जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। 8वां घर आपके आयुर्वेद को, तंत्र मंत्र को भी रिप्रेजेंट करता है और योग प्राणायाम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए अब हर इंसान तो एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ सकता, तो जिसको एस्ट्रोलॉजी में शौक नहीं है वो योग प्राणायाम करें, ठीक? और पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी एक और चीज़ होती है, बेसिक हमें समझने में मदद करती है। जैसे कई बार हम ये सोचते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सामने वाले हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी वगैरह जानते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा एक पिछला कार्मिक अकाउंट है, मैंने कुछ-कुछ किया हुआ है। अब उसका क्या है कि वो मल्टीपल फ़ोल्ड भी बहुत बुरा वाला मल्टीपल फ़ोल्ड होता है, मतलब सिर्फ़ जस्ट पिछला जन्म हुआ तो 10 गुना मिलेगा, उसका पिछला जन्म। अब हम आज की डेट में जो आए हैं वो पता नहीं कितने जन्मों का हिसाब-किताब लेकर आए हैं। तो जो हमारी जस्ट सराउंडिंग मिलती है, कई बार ऐसा होता है ना, हमारे घर वालों से वो फ्रीक्वेंसी या केमिस्ट्री नहीं होती, बट बाहर वालों से बहुत केमिस्ट्री अच्छी होती। तो हमारी कुंडली देखकर पता चलता है। अगर हमारा 4th हाउस है, उस 4th हाउस में जैसे पापी ग्रह में 4 काउंट होते हैं, राहु, केतु, जिनको मैंने बोला था कि छाया ग्रह होते हैं, और शनि और मंगल होते हैं। तो अगर ये 4 ग्रह यहाँ प्लेस्ड हैं, मतलब राहु, केतु तो एक साथ नहीं प्लेस होते हैं, उनके साथ नियम होता है कि हमेशा एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं प्लेट्सिंग के हिसाब से। बट अगर ये वहाँ बैठे हैं तो पंगा करेंगे, मतलब तकलीफ़ें देंगे। अब आप उनको सही तरीके से यूज़ कर लो। जैसे किसी के 10th हाउस में मार्स प्लेस्ड है। अब 10th हाउस में मार्स प्लेस्ड है तो पक्का सी बात है कि उसके ना वर्क फ्रंट पर, मतलब जहाँ भी काम करता है अपने बंदों से चिक-चिक-मिक-चिक उसकी खूब मस्ती होगी। अगर और भी प्लैनेट अच्छे होंगे तो मान लो खुद ही लोगों को तकलीफ़ क्रिएट करता होगा, और नहीं होगा तो वो खुद परेशान रहता होगा। मतलब हर हालत में तकलीफ़ें होनी है। तो ऐसे लोग के लिए बोलते हैं, क्योंकि मंगल जो होता है धरती पुत्र होता है, तो अगर आप ज़मीन पर सोते हो तो आप बहुत ज़्यादा शांत रहोगे। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो कुंडली देखकर हमें समझ में आ जाती है कि हाँ, ये तो मेरी कुंडली का दोष है। या कभी होता है ना कि मान लो हमारा जो अपोजिट है उसके साथ बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा दूसरे को ब्लेम देना शुरू करते हैं कि नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो
एक एस्ट्रोलॉजर जो जानता है ना या जो समझता है वो समझ जाएगा, अच्छा ये तो मेरी कुंडली का ही दोष है, मुझे तो मिला ही है ये बंदा, मुझे झेलना ही है। अब उसको अगर खुशी-खुशी झेल लिया तब तो बड़ी अच्छी बात है, और रोते-गाते हुए झेला तो अगला जन्म में फिर मिलना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बद्दुआएँ देते रहेंगे, तो वो चीज़ें नहीं करनी होती हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी का एक कंसेप्ट और है, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, अगर सामने वाला अच्छा फ़ील कर रहा है, इट मीन्स कि आप नेक्स्ट जन्म के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हो। और कई बार क्या होता है कि आप किसी के लिए खूब कर दो, उसके बावजूद उसका मुँह बना रहता है। तो पहले मैं लोगों को समझाती थी, वो इसलिए बना रहता है कि उसका आप क्या कर रहे हो, एक आदमी से आपने ढेर सारा पैसा उधार लिया था। अब मान लो किसी से आपने 1 करोड़ उधार लिया है, अब उसको रोज़ 1-1 रुपया मान लो दे भी दे रहे हो, तो 1 करोड़ के आगे उस 1 रुपए की तो कोई औकात ही नहीं है। तो जब लेगा भी तो मुँह बनाकर लेगा। तो जितना आप करोगे तो उसका मुँह सिकुड़ा रहेगा। आपको लगेगा यार मैं इस आदमी के लिए इतना करता हूँ और इसका मुँह तो कभी खुश ही नहीं होता है। अब वो खुश कैसे होगा? आप अपने प्लैनेटरी कॉम्बो में इस चीज़ को लेकर आए हो। तो जब आप अपना कुंडली जानते होगे, अपनी पत्री को अच्छी तरीके से जानते होगे, तो आप समझ जाओगे, फिर आप सोचोगे यार मैं इसको जितना ज़्यादा हो सकता है दे दूँ और एट लीस्ट ज़ीरो करके जाऊँ। जैसे शिवानी जी एक कहती हैं ना कि हमारी मतलब फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम कितने मिनिमम रिग्रेट्स के साथ इस दुनिया से जाएँ। ठीक है? हाँ मैम, मैं शिवानी दीदी को बहुत सुनती हूँ ना, तो आप बात कर रहे थे तो मुझे वो कोरिलेट कर रही थी, कार्मिक अकाउंट होता है। हाँ जी, हाँ जी मैम, पक्का ही होता है। कार्मिक अकाउंट का इसलिए भी पता चलता है ना, कई बार होता है कि यार कुछ लोग के साथ आप थोड़ा-सा करते हो, 1 कप चाय बनाकर पिला दिया, वो खुश हैं। एक बंदे के लिए पता चला आपने इतना काम किया, बिस्तर पर पड़ गया, वो भी करा। क्या किया? ये तो इनका फर्ज था। जी, बराबर है ना? तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ़ की जिससे पता चलता है। राकेश सर ने हैंड रेज़ किया है। हाँ मैम, बोलें प्लीज़। नहीं, बोलने दीजिए सर को, जिनको बात ठीक है। करनी है। ओके मैम, थैंक यू मैम। राकेश सहगल सर आपने हैंड रेज़ किया है, बोलें सर प्लीज़। अच्छा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या आप अपने आप को? किसी और को कुछ पूछना है? शायद ये गलती से हो गया होगा। दीदी एक प्रश्न आया है, हाँ। लिखित में है, शायद ये वर्षा जी ने पूछा है। सनशाइन और मून शाइन में डिफरेंस है क्या? देखिए, सन साइन और मून साइन में फ़र्क क्या है? मून साइन का मतलब हमारी राशि होती है, तो चंद्रमा हमारा जहाँ प्लेस्ड होता है, वो हमारी राशि होती है। जैसे जो लोग एस्ट्रोलॉजी शुरुआत में नहीं जानते, तो उनसे पूछो आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? मतलब आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है? तो बोलेंगे हमारी मीन राशि है, हमारी मेष राशि है, हमारी है। मतलब आपका मून अगर 1 नंबर में बैठा हुआ है, तो आपकी मेष राशि है। आपका मून 2 नंबर राशि में बैठा हुआ है, अपनी कुंडली में देखेंगे, नंबर देखिएगा और चंद्रमा कहाँ बैठा है, तो वृष राशि आपकी हो गई। अगर 3 नंबर में चंद्रमा बैठा है, तो आपकी मिथुन राशि हो गई। 4 नंबर में बैठा है, तो इटसेल्फ वो कर्क राशि। मतलब जितने नंबर में बैठा है, 5 में बैठा है तो आपकी सिंह राशि हो गई, 6 में बैठा है तो आपकी कन्या हो गई, 7 में बैठा है तो तुला हो गया, 8 में बैठा है वृश्चिक हो गया, 9 में बैठा है तो धनु राशि हो गई, 10 में बैठा तो मकर, 11 में बैठा कुंभ और 12 में बैठा तो मकर, सॉरी मीन राशि हो गई। तो ये जो 1 से 12 तक नंबर हैं, जहाँ पर भी आपका चंद्रमा बैठ गया, वो आपकी राशि हो गई, तो इसको बोलते हैं चंद्र राशि के हिसाब से। अब उसी हिसाब से कुछ लोग कुंडली उस हिसाब से बनाते हैं, जहाँ पर आपका सूर्य की प्लेसिंग होती है। तो एक्चुअल में यहाँ पर 1-2 चीज़ें और हैं कि चंद्रमा आपके मन का कारक होता है। कई बार होता है हम किसी इंसान की कुंडली देखते हैं, तो 2-3 चीज़ें एक साथ देखते हैं। मतलब हम लग्न कुंडली खोलते हैं, हम नवमांस खोलते हैं और कई बार हम चंद्र कुंडली भी देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चे-वच्चे को देखना होता है, तो चंद्रमा मन का कारक होता है, मातृत्व का कारक होता है। तो अगर चंद्रमा की किसी दशा आई हुई है किसी लेडी का, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ठीक है शी कैन कंसीव। तो वो सारी चीज़ें भी देखना है, तो चंद्रमा के हिसाब से देखते हैं। या मेंटल लेवल पर आपकी क्या स्टेटस है, तो मून के अकॉर्डिंग हम अपनी कुंडली को घुमा देते हैं, तो उस हिसाब से हो जाता है। इसी तरीके से सूर्य आपका जहाँ पर बैठा हुआ है, उसके हिसाब से आपकी सूर्य की राशि बन जाती है। तो सूर्य आपकी आत्मा का कारक होता है। हालांकि सूर्य को लोग इस तरीके से कम ही देखते हैं कि सूर्य के हिसाब से राशि, क्योंकि नॉर्मली अब जैसे मैं जो प्रेडिक्शन करती हूँ, तो मेरा तरीका है, मैं आपकी लग्न कुंडली खोलूंगी, नवमांस खोलूंगी, क्योंकि नवमांस इसलिए खोलना पड़ता है, बहुत सारे लोग का टाइमिंग नहीं सेट रहता है। तो नवमांस से अभी मैंने 2-4 लोगों को प्रेडिक्शन बताई, तो बिल्कुल सही सलामत बैठी। और फिर उसके अलावा आपके प्रश्न कुंडली में ज़रूर खोलती हूँ। प्रश्न कुंडली का मतलब ये होता है कि जैसे जब कोई भी बंदा किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, ज्योतिषी के पास जाता है, तो उस वक़्त उसका ग्रह का कंपोज़िशन क्या होता है। अदरवाइज़ बेस्ट तरीका तो ये है कि आपके मन में जब जो सवाल आते हैं, तो वो सवाल जिस वक़्त बहुत तेज़ी से आते हैं, उमड़ते करते ना बादल घूम रहे हैं वाला हिसाब-किताब, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर परेशान हो, तो उस वक़्त की जो प्लैनेटरी कंपोज़िशन होता है, ग्रह स्थिति जो होती है, उस हिसाब से चीज़ें पता चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें देख कर के, क्योंकि
क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर की भी बातें बहुत मायने रखती हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ हमारे किसी नोन में, नाउ शी इज़ नो मोर, तो वो बच्ची थी छोटी, तो उनके यहाँ कोई वैद्य जी थे और वो शायद पुराने वैद्यों को पता है कि आपको एस्ट्रोलॉजर भी होते थे। उन्होंने हाथ देख कर के बोल दिया, बेटा आप पूरी ज़िंदगी भर बीमार रहोगे। अब वो इंसान जब तक ज़िंदा रहा 60-70 की उम्र में उनकी डेथ हुई हो तब तक मान कर चली। मेरा ये मानना है कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर को ये काम नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा कोई लोग। कई बार हम ये बताते हैं तुम उतार कर आए हो इसलिए तुम्हें ये करना है, इसको हैंडल करो, अलग सी बात होती है। बट कुछ लोग का क्या होता है ना कि 2 तरह के लोग होते हैं, मेरा मानना है। जैसे कुछ लोग को बोलेंगे यू कैन नॉट डू दिस भाई, तो सामने वाला बंदा एक रहेगा, कहेगा हाँ मैं नहीं कर सकता। दूसरा कहता है तुमने कह दिया नहीं कर सकते तो मैं पक्का करूँगा। तो 2 तरह के लोग होते हैं, तो अलग-अलग। तो एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है मोटिवेट करना। हमें अपने कर्मों को काटना है, ठीक है, लेकिन अगर हम रोते-रोते काटेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। परमात्मा ने रोने के लिए नहीं पैदा किया है। परमात्मा ने हमको पैदा किया, अपना कार्मिक अकाउंट जो है उसको खत्म करिए, जीवन मरण से मुक्ति लीजिए, मोक्ष लीजिए। अल्टीमेट है नहीं, अल्टीमेट है, बट थोड़ी सी सुकून से तो जिंदगी जियो। सुकून का मतलब होता है दिमाग में शांति हो, मन में शांति हो। तो मन में अगर शांति नहीं है, जैसे बोलते नहीं कि अगर कोई मेंटली ठीक नहीं हो तो उसके पास चाहे जितनी बड़ी लग्जरी हो, चाहे जितनी बड़ी सुख सुविधा है, क्या किसी चीज का भोग कर पाएगा? भोग का मतलब होता है आप जिस वक्त जहां पर हो उस चीज का आनंद लेना। अगर मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो मैं उस चीज़ को एन्जॉय करूँ, ये नहीं कि रोते-रोते भाई ये मुझे क्लास लेनी है, मुझे ये काम करना है, तो हर बात का रोना तो अच्छा नहीं होता है ना? तो ये चीज़ होता है, तो एस्ट्रोलॉजी से ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो एस्ट्रोलॉजर हमेशा एक मोटिवेशनल स्पीकर ज़रूर होना चाहिए, मोटिवेशनल आपको बता सके, मतलब आपके कर्मों को काटने में एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं होता है कि आपके प्लैनेटरी कॉम्बो चेंज कर देगा। बट वही है ना, सिंपल सी चीज़ है, जैसे बारिश हो रही थी, आप एक छाता ले लिए या अपना माइंडसेट बना लिए कि हाँ भाई अभी तक तो ये तकलीफ़ें हैं, इस टाइम मुझे ऐसे-ऐसे चलना है। और जो वाक़ई बहुत समझदार होगा उसको तो लगेगा नहीं यार मुझे हर चीज़ का अच्छे से करना है। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि आपके सारे रिश्तों की इज़्ज़त करना बताया जाता है। उसमें फादर एंड फादर फिगर दोनों का होता है। मतलब जितने पिता तुल्य लोग हैं, जो हमारे पुराने शास्त्र की परंपरा थी कि सारे गुरुओं का सम्मान करना है, हर गुरु का सम्मान करना है, हर रिश्ते का सम्मान करना है। तो एस्ट्रोलॉजी वही सारी चीज़ सिखाती है, हर जीवों पर दया करना है ना? और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम एक लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, बोले मैम। ये आप आयुर्वेद से भी जुड़े हो और ज्योतिष से भी, तो ये जो मानसिक व्याधियां है ना, हाँ। इसमें बहुत तो हमें कारण तो समझ में आता नहीं, कार्यकरण भाव से, है ना? तो इसमें इससे रिलेट हो सकता होगा ना कभी? मैम मैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी ही सिर्फ इसीलिए थी एक्चुअली, मेरे पास पेशेंट्स कई बार फंसते थे। या मैं आपको एक रियल केस बताती हूँ, यहाँ पर ओम प्रकाश सर जुड़े हैं, काफ़ी बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मेरे पास एक पेशेंट आई, उस पेशेंट की मुझे याद है लॉकडाउन से पहले का केस है, यस। तो हार्डली 18-20 साल की बच्ची थी, जॉब करती थी, यहाँ पर दूर मेरे पीजी में रहती थी, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी वो भी मेरी पेशेंट थी। तो मेरे पास आई तो उस बच्ची का सवाल था कि जब वो सोती है तो सोने में, चाहे वो दिन में मैम सोए चाहे रात में सोए, किसी भी वक्त सोए, कोई नियम नहीं है, इतना तेज चिल्लाती थी कि उसके आसपास कोई भी सो नहीं सकता था, मतलब बुरी तरीके से डर जाती थी। अच्छा, मैंने क्या है अपने आसपास के बहुत सारे लोगों से पूछा। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोले। गोल्डी कुमारी है। हाँ, आपकी आवाज जय जी कट रही है, आप डाल दो, रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो जितना मुझे आता है। अदरवाइज सर लोग होंगे उन लोग भी रिप्लाई कर देंगे। तो वो मैंने कई सारे लोग, जो कुछ लोगों ने देवियाँ पूजी होती हैं, आप लोग को पता होगा, जो लोग भी जानते हैं, उन लोग से भी पूछा। मेरा भाई खुद इटसेल्फ बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, मतलब बाय प्रोफेशन नहीं है, बट आती एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी है, प्रेडिक्शन मतलब गॉड ग्रेस बहुत अच्छा है। जैसे अभी जो मैं बात कर रही थी, ये ज़्यादा फलित ज्योतिष वाली बातें हो जाती हैं। ज्योतिष में भी कई सारे पार्ट हैं। तो वहाँ पर मैंने कई सारे लोगों से पूछा, मैंने कहा अब इस बच्ची को मैं क्या दवा दूँ? क्योंकि उसका था कि डर लग जाता है, कुछ चीज़ें चलो मैंने बता दिया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना या कुछ पूजा पाठ करना, पर मैं समझ नहीं पाई। या एक आध दो कभी-कभी इस तरह के केसेज़ आ जाते थे कि कोई मरीज़ बड़े जल्दी पीसीओडी वाले ठीक हो रहे हैं और कुछ मरीज़ इतना फँसा दे रहे हैं कि मतलब लगता था कि आयुर्वेद कुछ आता ही नहीं है। कभी-कभी ऐसा भी फँसते हो ना मैम, वही पर्टिकुलर। और वो तो बाद में पता चलता है कि जब आप अच्छे नहीं जानकार होते तो आपके पास परमात्मा मरीज भी हल्के भेजता है। जब बढ़िया जानकारी होने लगती है तो मरीज भी उसी तरह।
सही बात है। होता है ना, ये उन्होंने मयूर सुराना सर कहते हैं कि आपकी जैसे नॉलेज बढ़ती जाती है, आपके पास पेशेंट का लेवल बढ़ता जाता है, उसी हिसाब के पेशेंट आते हैं। अगर गंभीर बीमारियों के मरीज आ रहे हैं तो समझ लो कि लोगों को वो है या परमात्मा की वो है। तो शुरुआत में मैंने कहा, और मेरे क्लास में एक बंदा था जो एस्ट्रोलॉजर भी था, तो मैंने उसकी बहुत नेम एंड फेम है डॉक्टर साहब की, और मेरा बैचमेट थे वो, तो था ही बोलते हैं हम लोग अपने बैचमेट्स को, तो जो साथ पढ़े थे। तो हुआ कि भाई वो ट्रीट इसलिए कर लेता है, उसको एस्ट्रोलॉजी आती है, तो मैंने नेचुरोपैथी तो कर ही ली थी 2018 में ही। तो फिर मुझे हुआ कि लाओ अच्छा भाई देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और कुछ फंसता था। मेरी आमोद की भी पेशेंट ऐसे ही आई थी, कोई साइन सिम्टम नहीं था, और तब मैं एडीएफ से नहीं जुड़ी थी, उसके पहले की बात है। तो और उसके सारे मैंने कहा देखूं अच्छा ये कब तक ठीक, क्योंकि उसका सवाल पहले ही आते थे, मैम कितने दिन में ठीक हो जाएगा। अब आरए फैक्टर अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, उसको नेगेटिव करने का टाइम तो लगता है ना। तो ऐसे सवाल जब जो पूछ लेता था तो वहां फंसती थी। तो फिर मैं भाई को बार बार पूछूं तो भाई मेरे को बोले कि भाई अब तुम मुझे को इतना क्यों परेशान करते हो, अपना सवाल पूछो, दूसरों को नहीं पूछना है। अच्छा। भाई उसको भी तो प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, लाओ सीख लेते हैं। तो फिर मैंने लॉकडाउन में प्रॉपर इसका वैदिक पराशरी का कोर्स किया, फिर कई सारे और कोर्स भी किए, फिर कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक जो है उस चीज़ को जाना, और एक्चुअली उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। अपनी तरफ से कोशिश वही है, और शिवानी जी की बात वही कि मिनिमम रिग्रेट्स के साथ जाना। और जब आपको पता चल जाता है कि मेरा प्लेनेट से यहाँ प्लेस्ड है, तो ये चीज़ें तो मुझे सफ़र करनी ही करनी है। वो अप एंड डाउन चलेगा, बट हम 100% क्योर हो जाएं। अब चरक को सोचो ना, हर बात में तो बोल दिए, हर साल भर बाद असाध्य बीमारी कर दी है, कोई भी बीमारी को साध्य कहाँ रखा है चरक ने। तो सही बात है। तो एक चीज ये है, दूसरी ये है आपकी बीमारी से, जैसे मैं बताती हूँ, आप 6th हाउस की पोजीशन, 8th हाउस की पोजीशन या 12th हाउस की पोजीशन, मतलब जैसे हमारे पर प्लेनेट प्लेस्ड वगैरह हैं, और दशा वगैरह के हिसाब से बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बता सकते हो पेशेंट को कि भाई आपको इस वक्त इस तरह की बीमारी आने वाली हैं, इस तरह की सावधानियां रखी हैं। और कई बार आपको पता है हेतु नहीं निकाल पाते, जैसे हम लोग मरीज से पूछते सब कुछ है, मरीज तो खा जाता है, बहुत सारे हेतु बताता ही नहीं है। तो मैंने कई सारे पेशेंट्स का अपने हेतु निकाले हैं कुंडली देख करके, और जब बोला तो बोलती यस मैम। तो वहां पर वो काम आता है। जैसे एक बताया नहीं था, एक पेशेंट थी, उसका मार्स प्लेस था 8th हाउस में, और वो आती थी तो हमेशा हर चीज़ वेजिटेरियन हूँ, ऐसे खाती हूँ, जो आप कहते हो सिर्फ वही करती हूँ, मतलब उसके अलावा तो मैं दुनिया जानती ही नहीं। कुंडली देखा, मैंने कहा जरूर ये कुछ खाती है, लाल मिर्ची तुरंत ख्याल आया। तो हस्बैंड बोलता मैम इतना अचार लेकर बैठती है, क्योंकि मार्स जो है वो गर्म है और लाल मिर्च वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी वही 10th हाउस में था ना, किसी का मान लो मार्स प्लेस्ड है, तो वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम होगी, तो आपको मिर्ची उर्ची हम तुरंत या गर्म चीजें तुरंत मना करेंगे खाने को। अब जैसे किसी का शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बो होगा, तो दोनों ठंडे ग्रह हैं, तो कफ एंड कोल्ड की तकलीफ ऐसे लोग को रहेगी, उनको हमेशा ख्याल रखना है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। किसी का मरकरी अगर अच्छा नहीं प्लेस्ड है, तो उसको नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अब जैसे मान लो किसी का राहु 2nd हाउस में प्लेस्ड है, तो राहु का मतलब बड़ा भुक्खड़ टाइप का, वो इंसान दुनिया की क्या न खा ले उसका मन करेगा। तो ये सारी चीजें आपको वहां से पता चल जाती हैं। तो आपने देख लिया, आप समझ गए पेशेंट का बीमारी क्यों हो रही है, भाई खाने का उल्टा पुल्टा हिसाब चल रहा है। तो ये सब सारी चीजें होती हैं मैम। किसी का सैटर्न, प्रैक्टिस में तो ये बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। मैंने सोचा कि आप इस डायरेक्शन में तो आपको हेल्प जरूर मिलती होगी। हाँ मैम, मैंने बता तो रही, मैंने इसीलिए, क्योंकि अदरवाइज मेरे घर में सब एस्ट्रोलॉजर थे, मतलब मेरे फादर भी जानते थे, बाय प्रोफेशन कोई नहीं था, बट सबको पकड़ बहुत अच्छी थी, प्रेडिक्शन करते थे। तो मुझे थोड़ा न्यूमरोलॉजी वगैरह इंटरेस्ट पहले था बचपन में, बट बाद में मैंने सिर्फ इसीलिए सीखा कि मैंने कहा मुझे अपनी थेरेपी में चाहिए, और कभी कोई पेशेंट आ गया पूछ लिया मैं कब ठीक होऊंगा। अब जैसे अभी मेरे पास एक इनफर्टिलिटी की पेशेंट आई थी, तो ऑनलाइन पेशेंट थे, तो हस्बैंड वाइफ मैंने दोनों का देखा, दोनों में बहुत मुश्किल से बच्चा होने का वो है। तो वाइफ के साथ में उसकी एक ट्यूब ब्लॉक है, एक ट्यूब बिल्कुल श्रिंक कर गई है, और हस्बैंड का भी रिपोर्ट नहीं बोला, लेकिन मैंने कुंडली के हिसाब से हस्बैंड की भी रिपोर्ट अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। तो अब देखेंगे, मैंने बताया है 2-3 साल बाद का टाइम बच्चे का, अब देखते हैं क्या होता है। चलो बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत आपसे सीखने मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। फिर और दीदी हाँ जी सर, एक प्रश्न आया है अभी, हाँ। विमल भैया का है कि जन्म समय या माह मालूम ना हो
तो इसको पता कर सकते हैं क्या? हाँ, बीटीआर नंबर मांग रहे हैं। हाँ, बीटीआर रेक्टिफिकेशन किया जाता है, पर बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, जैसे कई बार ईयर भी नहीं पता होता है ना? तो आसपास की चीज़ें पता करके की जाती हैं, बट उस केस में हम क्या करते हैं, या हम लोग जो एस्ट्रोलॉजर मेजॉरिटी करने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि आपके क्वेश्चन से पूछते हैं, पर उससे दशा अंतरदशा निकालना मुश्किल होता है। तो कई बार फिर हम आपके बच्चे के, जो सबसे छोटा बच्चा होता है, तो उसकी कुंडली उठा करके भी हम प्रेडिक्शन करते हैं, और मेनली प्रश्न कुंडली जो होती है उससे करते हैं। और बीटीआर में तो बहुत टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि उसमें कई सारी कुंडलियाँ बनाते हैं। आपको मान लो बहुत अच्छे से कोई जानता है, तब फिर जाकर प्रेडिक्शन लगा लेता है। जैसे मेरी कुंडली मेरे गुरुजी ने बनाई थी जब छोटे बच्चे थे। आई वाज हार्डली इन 10th और 11th, तो गुरुजी ने बनाई थी। तो मेरे केस में भी ईयर पता था, और टाइमिंग का, मंथ का एग्जैक्ट सही नहीं पता था। मम्मी लोगों ने बोला रात का ये टाइम रहा होगा, तो गुरुजी ने जो कुंडली बनाई, तो उस कुंडली के हिसाब से मैं देखूं तो मेजॉरिटी चीज़ें मैच करती हैं। दशा अंतरदशा की टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ता है चीज़ों का, तो ऐसा होता है। तो बीटीआर हो तो जाता है, बीटीआर मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो जाता है जी। और किसी का कोई सवाल? जी, अन्य कोई प्रश्न हो आप, अन्य किसी के प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। आशीष जी ने हैंड रेज किया। हाँ जी, आशीष जी। मैम मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी सर, बोले प्लीज। मैम मैं बीएमएस कर रहा हूँ, है ना? तो मुझे ये ज्योतिष के बारे में अच्छा से समझना और जानना है, इंटरेस्ट। लेकिन मैं ब्राह्मण परिवार से नहीं हूँ, क्या मैं इसके लिए आज की डेट में डॉक्टर साहब इस तरह की चीजें नहीं चलती। ब्राह्मण एक्चुअली, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात करोगे, और आप आयुर्वेद में आए हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ब्राह्मण क्या था, कम्युनिटी थी। कम्युनिटी का मतलब है आपके कर्म के बेसिस पर था। अगर कोई इंसान शिक्षा का कार्य करता है तो वो ब्राह्मण है, ठीक। अगर कोई बिजनेस करता है तो वो वैश्य है, कोई रक्षा का काम करता है तो क्षत्रिय है, और कोई सेवा का कार्यक्रम करता है तो वो शूद्र है। अब आज की डेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने हैं आयुर्वेद, मतलब हम अपने पुराने सिस्टम से सोचे तो क्या है, वो सेवक ही तो है हमारे। तो वो सूर्य को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे उस तरीके से, वो शूद्र को भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और उस हिसाब से सोचेंगे तो माँ तो सबसे बड़ी सेवा करती है। तो ये तो प्लीज, ये दिमाग में कहाँ से आप ला लिए कि ब्राह्मण जो सिस्टम है क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो सारा कर्मों के बेसिस पर है। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता। ब्राह्मण का मतलब बहुत होता है, ब्रह्म जैसा आचरण होता है। उसमें एक तो कर्म होगा, कर्म के अलावा आपका खान पान होगा, आपका सोच समझने का तरीका होगा। अब एक कोई ब्राह्मण है, वो बैठ करके नॉनवेज खाता है, दारू पीता है, दुनिया के उल्टे सुल्टे काम करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करता है, मतलब लोगों से अनड्यू प्रॉफिट लेता रहता है, जिसको कहते हैं मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा करता है, तो आप उसको ब्राह्मण कहेंगे? वो ब्राह्मण नहीं है शास्त्र के हिसाब से। और आप तो वैसे ही ब्राह्मण हो गए, क्योंकि आयुर्वेद जब पढ़ते तो द्विज बन जाते हो, लिखा है ना सीधे सीधे हमारे आयुर्वेद में। हाँ मैम। तब अच्छा मैम, तो ये हमको मतलब क्लास लेना है, कैसे होगा? आपको जो सीखना है हो जाएगा, डोंट वरी। मैं अभी ना फेसबुक पर क्लासेस लेती हूँ, स्टार्ट किया, संडे 4 to 5 PM लेती हूँ। उसमें मैं आयुर्वेद, योग, एस्ट्रोलॉजी सारी चीज़ों पर बात कर रही हूँ धीरे धीरे। तो आप जुड़िएगा। अदरवाइज एक अगर कई सारे लोग चाहते होंगे तो एक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स टाइप का 1 वीक का या 10 डेज का। शशि तिवारी के नाम से है, आईडी सर्च कर लीजिएगा, मिल जाऊंगी मैं। इसलिए मैं फेस वाइज भी दिख रही हूँ, आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप इस ग्रुप में हैं संस्कृत वाले में। ये प्रेडिक्ट वाला सीखना हो तो किस तरह से सीखेंगे? ये देखिए, बीटीआर वगैरह सीखने के लिए सर टाइम, प्रेडिक्शन अगर फलित ज्योतिष सीखना है तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल तो देना ही पड़ेगा, पहली बात है। दूसरी बात है कि ज्योतिष के केस में भी मैं एक चीज़ वही कहूँगी, जैसे हमारी नाड़ी में होता है कि जिस इंसान की जितनी अंदर सुचिता होती है, परमात्मा की रहमत होती है, तो उसके अंदर उतनी जल्दी नाड़ी भी सीखता है और उतनी जल्दी एस्ट्रोलॉजी भी सीखता है, या आपकी बात सही होती है। अब जैसे कोई किसी का जुपिटर 6th हाउस में प्लेस्ड है या 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो वो अपनी 9वीं दृष्टि से 5वीं दृष्टि से देखेगा 2nd हाउस का, तो ऐसा इंसान कोई बात बोलेगा तो उसकी बात जो होती है सच हो जाएगी, ठीक है। तो फलित करना और फलित को सच होने में बड़ा फर्क होता है। कुछ लोग की फलित बहुत अच्छी मतलब सच होती है वो, और ज्योतिष करना भी मतलब ज्योतिष का वाकई सही है ना, वो भी परमात्मा की कृपा होती है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, है ना। तो परमात्मा की हर चीज, परमात्मा की कृपा से हर चीज मिलती है।
हाँ जी, राकेश सहगल सर, आपने हैंड रेज किया है सर, लेकिन प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें तब सवाल पूछें सर। सहगल सर, वो शायद गलती से होगा उनका, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। एक्चुअली ये मेरे पेशेंट ही हैं सर, तो इसलिए अच्छा अच्छा, मैं जानती हूँ, हो सकता है उन लोग को कुछ पूछना हो। जी। और किसी को कुछ पूछना है? शीतल नाम है, क्या नाम है समथिंग, जिन्होंने हैंड रेज किया है? जी मैम। हाँ मैम, नमस्ते मैम, बताएं प्लीज। मुझे प्रॉपर वे में सीखना है ज्योतिष। अच्छा, मैम मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ, ओके चंडीगढ़ में ही रहती हूँ। ओके। तो मुझे प्रॉपर वे में सीखना है। चंडीगढ़ में कहाँ रहते हैं आप? गाइड कर दीजिए। मैं मोहाली रहती हूँ, एरो सिटी में। ओके, तो आप ऐसा करिए, आप ग्रुप में हैं संस्कृत वाले? जी मैम, जिस पर ये आया था व्हाट्सएप उसी पर मैं हूँ। ठीक है, तो मैं उस ग्रुप में, मेरा नंबर भी इसके साथ डिस्प्ले हुआ था। अगर कई सारे लोग मिलकर के क्लास लेना चाहते हो, क्योंकि आयुर्वेद में भी 2 लोग और हैं जो चाहते हैं, तो मैं इसकी प्रॉपर क्लासेस शुरू करूंगी। पर वीक में मैं 1 दिन ही ले पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा खुद शेड्यूल बहुत टाइट है। ठीक है, या आचार्य जी चाहेंगे तो इनके सेशन में 1 दिन चल सकता है बड़े आराम से। मैम 1 दिन भी चलेगा, बाकी भी पूरा बिजी चलता है। आप आज देखिए, परमात्मा की कृपा थी कि आज मेरी 7 बजे क्लास, इधर मैंने कल ऐसे ही कह दिया था, मतलब कि मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने कहा ठीक है चलो 7 बजे ले लेंगे, और आज पाठक सर की क्लास नहीं थी। पाठक सर का क्लास है ना, मिस हो जाता है ना मैम। हाँ, तो वही मैंने कहा ना कि परमात्मा की कृपा है, अगर मैं कभी कोई चीज प्लान करती हूँ तो चीजें हो जाती हैं। हाँ जी, हो जाएगा, श्योर। थैंक यू मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। यस मैम, हो जाएगा शीतल जी। तो मैम आपको कॉल कर सकते हैं फिर? हाँ, आप कॉल कर सकते हैं, आप पहले टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है, आप फिर उस टाइम से हम बात कर लेंगे। ओके, फिर सबके उससे रजामंदी से किया जाएगा। हाँ जी, जय जी बोलिए। आपका आईडी मैंने खोला है, तो उसमें आप एक चटाई पे बैठी हुई है ना? हाँ जी हाँ जी, वो मेरे योगा के टाइम का था, मैं डाल रही थी लॉकडाउन का, तो उसी में है। बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगी। संडे को मेरा 4 to 5 लाइव सेशन चलता है, तो उसमें भी आ सकते हो आप लोग, ज्वाइन कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी। मुझे पेशेंट को मतलब मैं सोच रहा था आपके पास लाकर दिखाने के लिए, क्योंकि वो डायबिटीज से बहुत दिन से ग्रसित हैं और उनका क्रेटिनिन भी बढ़ा हुआ है। ओके, तो वो ठीक नहीं हो रहा है, आयुर्वेद दवा चल रहा है ना, तो हो सकता है कहीं ज्योतिष से कुछ देखकर जहाँ पर भी ऐसा केस होता है वहां पर तुरंत देखो। डॉक्टर साहब कहाँ से हो आप? मैं बिहार से, गोपालगंज से। चलिए, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, पर्सनली मैं वो कर दूंगी, लेकिन देख लीजिएगा ऐसे सारे केसेस में पेशेंट हेतु मतलब निदान परिवर्जन नहीं छोड़ता है, ठीक है, तो वहां का एक हेतु मिलेगा, साथ में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ जुगाड़ किए जा सकते हैं, मतलब उपाय बताए जा सकते हैं, तो बता दूंगी मैं आपको। अच्छा मैम, ये आपका जो क्लिनिक बनारस में है, कहाँ पे है? नहीं नहीं, बनारस में नहीं सर, चंडीगढ़ के पास में हूँ। बनारस से तो मैं पढ़ी हूँ, एक्चुअल में हूँ मैं भी उधर की ही, बट 20 ईयर से हम लोग इधर आ गए थे, 20 से ऊपर ही हो चुका है, 2000 के आए हुए यहाँ पर। जो नंबर आया है वो 999 जो 999 है, वही है? हाँ, 999 वाला भी है, दैट इज 9, हाँ 9041122999, यस, लास्ट में यही नंबर है, दिस इज 9041122999। तो ये आपका नंबर है? हाँ जी हाँ जी, एक मेरा नंबर है और एक बाद में मोहित पुष्पेंद्र सर का नंबर है। चलिए, और किसी को? शशि तिवारी के नाम से है, वैसे मेरे सेंटर के नाम से भी, दीर्घायु आरोग्य केंद्र के नाम से भी है मेरी एक आईडी, वो मेरी ननद चलाती हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं को दे रखी जिम्मेदारी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं हर चीज़ें अपडेट कर सकूं, तो मैंने उनको दे रखा है कि आप ये सब सारी चीज़ें करिए बच्चा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आपसे मैम आपसे कंसल्ट और जी प्लीज। ज्योतिष कैसे सीखा जाए? सर आप क्या करते हो? जी मैम, मैं तो अभी एक तो स्टडी भी कर रहा हूँ और कुछ थोड़ा सा पंचतत्व चिकित्सा का करता हूँ काम। अच्छा, पंचगव्य।
पंचतत्व। अच्छा, पंचतत्व चिकित्सा। ये बढ़िया है सर। देखिए, अगर आप लोग को आयुर्वेद के बारे में जानना है तो मेरा जो संडे वाला सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हो। और आयुर्वेद के बारे में बेसिक एक सेशन अभी सर से बात हुई थी तो सर ने कहा था रखेंगे, तो इस पर एक आयुर्वेद का बेसिक सेशन रखेंगे, तो वो चीज़ कर सकते हो। बट आप अपने क्यूरियोसिटी के लिए तो जान सकते हैं, बट ट्रीटमेंट नहीं करिएगा पेशेंट का, मैं उस पर यही कहूँगी, क्योंकि ऑथराइज्ड नहीं होता इंसान तो फिर प्रॉब्लम, अभी गवर्नमेंट के नॉर्म्स काफ़ी सख्त हो रहे हैं। ठीक है सर। किसी से ट्रीटमेंट नहीं करना। आयुर्वेद की जो मेडिसिन वगैरह हैं प्रिस्क्राइब नहीं करिएगा, मैं ये कह रही हूँ। जी जी। क्योंकि अभी गवर्नमेंट के रूल्स आ चुके हैं। हालांकि आयुर्वेद के फील्ड में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े रैंक पर जा चुके हैं, मतलब वो आयुर्वेद वाले नहीं हैं, बट पैसा मेनली वही बाहर के लोग ही कमा रहे हैं, रियलिटी है। हम लोग तो बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट करते हैं अभी तक तो। हाँ, पंचमहाभूतों के थ्रू जो ट्रीटमेंट करता है या जो नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट करता है, प्योर नेचुरोपैथ जो होगा वो विदाउट मेडिसिन करेगा। तो मैंने भी नेचुरोपैथी क्यों सीखी थी, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए 2017 में कि 18 में, जो जिन्होंने कहा कि मेरी 35 साल से इंसुलिन चल रही है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मेरे को दवा नहीं खानी है, आप मुझे ठीक करके बताओ। जैसे जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम थी, घुटने वगैरह की, तो परमात्मा की दया से उस वक्त मैं नेचुरोपैथी करना शुरू ही किया था। तो फिर मैंने उन लोग को नेचुरोपैथी के थ्रू ठीक किया था और योगा वगैरह कराया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो मैंने अपना एक टाइम में डाला भी था कि जिसको विदाउट मेडिसिन ट्रीट होना है वो भी आए मेरे पास। जैसे अब इसी पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मेरी एक पेशेंट को डिप्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम है और उनको लो एनर्जी जब होता फील होता है, तो एस्ट्रोलॉजी का एक चीज़ बता देती हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि अगर किसी को भी लो एनर्जी फील होती है, यहाँ पर तो सारे मोस्ट वाले हिंदू ही होंगे, मुस्लिम लोग के लिए तो मैं नहीं जानती इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ, सॉरी। तो उनको राम नाम का जाप जो है, भगवान राम का जाप जो है 5 मिनट करिए, आपको देखिए आपकी एनर्जी लेवल तुरंत चेंज लगी। या जिन लोग को तकलीफ रहती है, डिप्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, उन सारे लोगों के लिए होता है कि आप